हेलो दोस्तों, हिंदी मीडिया पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट हम लेकर आए हैं वह है यूजीसी की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट हिंदी यानी कि सेकंड पेपर की, उनके लिए क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके जो सिलेबस है यूजीसी नेट हिंदी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस बने हैं और सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। और आपने जो तैयारी अभी तक की है तो आप इसको लास्ट मोड रिवीजन भी समझ सकते हैं। और जो आपको क्वेश्चंस अभी तक नहीं मिले हैं और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़े हैं, यहाँ से वो क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ और अपनी जो है तैयारी शुरू कीजिए हिंदी पेपर की बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बन रहा है। पहला प्रश्न है, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? नया सप्तक से, दूसरा सप्तक से, तीसरा सप्तक से, तार सप्तक से। तो हिंदी में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ माना गया है वह तार सप्तक से माना गया है। चलिए डिटेल इसकी चेक करते हैं। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है। इसका प्रकाशन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञे के संपादकत्व में हुआ। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक का प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक जो है 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। तो ये जो है तार सप्तक अज्ञे के उसमें हुए हैं। और इसकी भूमिका प्रयोगवादी कवियों का जो उन्होंने क्या कहा है, राहु का अन्वेषी भी कहा है। किसने? अज्ञे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है? जयद्रथवध, प्रिय प्रवास, साकेत या रामचरित चिंतामणि। तो इन रचनाओं में से आपको बताना है कि महाकाव्य नहीं है। तो चलिए सोच लीजिए जल्दी से कौन सा आंसर आप सोच रहे हैं, तब तक हम आपको इसका डिटेल बताते हैं। अगर आपने सोचा है ए तो बिल्कुल सही है, जयद्रथवध। द्विवेदी युगीन रचनाओं में से जयद्रथवध महाकाव्य नहीं है, यह काव्य ग्रंथ है। ठीक है, महाकाव्य नहीं है, यह काव्य ग्रंथ है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गुप्त जी का साकेत जो है महाकाव्य जो यहाँ पर दिया भी गया है, तथा प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना गया है और प्रिय प्रवास कौन सी भाषा में लिखा गया है। 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। नेक्स्ट है रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य प्रबंध काव्य है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। यहाँ पर इसके ये हैं, तो एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। सभी को पता है कि ये पंक्तियाँ कामायनी से ली गई हैं, लेकिन कौन से सर्ग से ली गई हैं? चिंता से, कर्म से, संघर्ष से या फिर रहस्य से। तो देख लीजिए कौन से सर्ग से ये आपको ली गई हैं, आपको बताना है। तो जल्दी से सोच लीजिए आंसर। अगर आपने सोचा है डी रहस्य से तो बिल्कुल सही है। पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा बनती है। देखते हैं डिटेल क्या है इसकी। ज्ञान भिन्न जीवन की उक्त पंक्तियाँ कामायनी के रहस्य सर्ग से ली गई हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी करती है, पता ही है हम लोगों को। इसमें 15 सर्ग है, ये भी पता है, लेकिन इनकी सीक्वेंस कैसे याद करनी है इसकी आप जो है अपनी ही कोई अपनी की बना सकते हैं शॉर्ट की याद करने की। अगर आप इसको शॉर्ट की से याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपकी सेंस अच्छी है तो आप इसको सीक्वेंस वाइज ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन सारे 1 से लेकर 15 तक याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस बनता है कि जो ईड़ा सर्ग है वो कौन से नंबर पर आता है, या लज्जा है वो कौन से नंबर पर आता है, या कर्म सर्ग है कौन से नंबर पर आता है, या लास्ट का आपका जो सर्ग है उसका क्या नाम है। फर्स्ट तो सभी को याद रहता ही है, लेकिन यहाँ बीच में से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं? भारतेंदु हैं, प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाँ आंसर आपका जा रहा है बी यानी कि प्रेमघन। चलिए इसकी डिटेल चेक करते हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ देख लीजिए। जीर्ण जनपद है, हार्दिक हर्षादर्श है, मयंक महिमा है, अलौकिक लीला है, वर्षा बिंदु है, भारत सौभाग्य है, भारत भाग्योदय काव्य है, आनंद अरुणोदय है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, जरूर याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई हैं? मधुशाला, फ्लास्वन, मधुबाला, मधुकलश।
तो सभी को पता है कि ये रचनाएं किसकी हैं, लेकिन ये पंक्ति कहाँ से ली गई है इसके बारे में बताना है। तो यह मधु कलश से ली गई है। चलिए देखते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पंक्ति एक बार आ भी चुकी है नेट के एग्जाम में। चलिए देखते हैं। यह कृति मैंने बताया कि हरिवंश राय बच्चन की मधु कलश से ली गई है। और अन्य पंक्ति इनकी देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति बनती है इनकी। मृदु भाव के अंगारों की मैं आज बना लाया हाला, ये मधुशाला से ली गई है। बस एक बार पूछा जाता है, यदि अमृत से पड़ता पाला, ये भी ये मधुशाला से है और ये मधुबाला से है। ठीक है, ध्यान रखिए पंक्ति, हो सकता है इस बार आपसे यही पूछ ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? युद्ध और शांति का। उर्वशी, रश्मिरथी, सामधेनी, कुरुक्षेत्र। तो भाई उर्वशी में कुछ काम नहीं है, रश्मिरथी में कुछ काम नहीं है, सामधेनी। लेकिन हाँ, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, तो उसमें युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण देखने को मिलता है। चलिए डिटेल देखते हैं। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध काव्य है, जिसे गीति नाट्य भी कहा गया है। इस रचना में पुरूरवा और उर्वशी के माध्यम से कवि कामाध्यमतमा की दुनिया रचता है, यानी कि कामाध्यात्म है इसमें। और रश्मिरथी में इनका अन्य प्रबंध काव्य, इसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। सामधेनी में इनका 1941 से 1946 के बीच घटी हुई जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी, उसको उन्होंने काव्य के रूप में वर्णित किया है। तो सभी की आप बहुत अच्छे से जानकारी मिली है, सारी ही रचनाओं की, तो बहुत अच्छे से देख लीजिए। सामधेनी के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। बाह्य परिवेश और अंतःसत्य, जीवन और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकायतन पंत जी की प्रबंध करती है, ये बाह्य परिवेश और अंतःसत्य नय की है। ठीक है, देखते हैं इसकी डिटेल यहाँ पर। लोकायतन पंथ की प्रबंध करती है जो बाह्य परिवेश और अंतःसत्य दो खंडों में विभाजित है। इस रचना में अरविंद दर्शन की छाया है। इसमें अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस रचना पर पंत को सोवियत भूमि पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको पता चली हैं, तो इनको भी जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, आलोचना, नाटक, उपन्यास। तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है उपन्यास है, और ये हरिओध उपाध्याय सिंह की लिखी हुआ है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। इनका एक उपन्यास अधकिला फूल भी है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। तो इसके साथ आपको और भी अच्छी जानकारी मिली, और ये भी पता चला कि ठेठ हिंदी ठाठ को और क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। छायावादी, हालावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। तो बहुत इजी प्रश्न है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। हालावादी। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटेल है। हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा हालावादी थी। बच्चन प्रेम व मस्ती काव्य के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न भी बनता है कि किस कवि को प्रेम व मस्ती का कवि कहा जाता है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का वहाँ पर नाम आता है। और इनकी अन्य रचनाएं अभी आपको बताई थी कि मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है। इसकी पंक्ति आपने देखी, इसकी भी देखी, इसकी भी देखी, पंक्ति जरूर पढ़ लीजिए। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, संत सतरंगिनी और बंगाल का अकाल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है, संग्रह है? ठीक है, उषा प्रियवंदा का, प्रणाल पांडे का, या फिर चित्रा मुदगल का, या फिर मृदुला गर्ग का। तो जिंदगी और गुलाब के फूल जो है वो उषा प्रियवंदा का है। चलिए देखते हैं डिटेल यहाँ पर। जिंदगी और गुलाब उषा प्रियवदा का कहानी का संग्रह है। इनके अन्य कहानी संग्रह कौन से हैं? फिर बसंताया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। मन्नाल पांडे के कहानी संग्रह देखते हैं। शब्दवेदी, दरमयान, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत। चित्रा मुदंगल के देखते हैं कौन कौन से कहानी संग्रह हैं। जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, आपट निवासी, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ।
जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी। जिनावर, भूख, लपटें और मृदुला करके देखते हैं कहानी संकलन कौन कौन से हैं। कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा। ठीक है, सबके आपको कहानी संग्रह मिल चुके हैं, याद कीजिए और अच्छे से इनको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? बहुत इजी है, प्रेम प्रपंच है या फिर कृषक जीवन है, देशभक्ति, अंग्रेजी राज्य, सभी को पता है गोदान जो है कृषक जीवन पर लिखा गया है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, देखते हैं। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन है। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण वरदान में है। ठीक है, दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का निर्मला में है। अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीय शिक्षकों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण रंगभूमि में दिखाया गया है। ये सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास है, तो सबके बारे में आपको पता चल गया है, बहुत अच्छी जानकारी। चलिए आगे चलते हैं। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, अमृत और विष या फिर बूंद और समुंदर। तो बता दीजिए अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? अगर आप सोच रहे हैं 18 का डी तो बिल्कुल सही, बूंद और समुंदर। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास बूंद और समुंदर है। इसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारत के विभिन्न छवि का चित्रण है। अमृत और विष का प्रकाशन 1966 में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक व सामाजिक चित्रण है। एकदा नैमिषारण्य 1972 में प्रकाशित आचार्य भार्गव सोमाहिती नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस 1972 में प्रकाशित तुलसीदास जी की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास है। ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। तो अमृतलाल नागर के एक के साथ आपको सभी चारों उपन्यास की जानकारी मिली है। बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी या फिर रांगे राघव। तो सामाजिक उपन्यास अमरबेल के जो लेखक हैं वे वृंदावन लाल वर्मा है। चलिए डिटेल देखते हैं। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। कुंडली चक्र, अचल मेरा कोई इनका सामाजिक उपन्यास है। वैसे तो ये ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कंचना, गढ़कोमा कुंडार, माधव जी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम आदि हैं। तो वैसे तो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, लेकिन सामाजिक उपन्यास इनके अमरबेल है, कुंडली चक्र है, चल मेरा कोई ये है। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। तो ये प्रश्न मोस्टली 100% पूछा जाता है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख। तो यह है अनामदास का पोथा, आप सभी को पता है किसका लिखा हुआ है, हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के द्वारा। अनामदास का पोथा उपन्यास की कथा वस्तु में औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। इसकी रचना 1976 में छंदोग्य ब्रह्मदारण्यक के आधार पर हुई है। तो अभी तक तो सिर्फ आपको इतना ही पता था कि इसकी जो कथा वस्तु है वह इस युग से है, लेकिन इतना शायद नहीं पता था कि इसका आधार क्या रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, गोपाल राम गहमरी। तो व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में गोपाल राम गहमरी नहीं है, बाकी ये तीनों आते हैं। अब देखते हैं डिटेल। व्यक्तिवादी परंपरा या उपन्यासकारों की परंपरा में से गोपाल राम गहमरी नहीं आते हैं, बल्कि जासूसी उपन्यासकार हैं। इन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। जरूर याद रखिए, यह प्रश्न पूछा जाता है कि कानन डायल किसे कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास देखते हैं। अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का कौन आदि इनके व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में आते हैं उपन्यासकार। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं। बिल्कुल प्रश्न अच्छा है और हर बार ये अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और 100% में पूछा जाता है। श्रद्धाराम फुलेरी, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद। तो हिंदी का प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास है, और लेकिन कौन सा है? परीक्षा गुरु सभी को पता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जानकारी रखिए। आगे देखते हैं इसकी डिटेल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकारी श्रीनिवास दास जी हैं, जिन्होंने ये परीक्षा गुरु 1882 में, इसका सन भी पूछा जाता है, लिखा। श्रद्धाराम फुलेरी का उपन्यास भाग्यवती को डॉक्टर विजय शंकर मल ने प्रथम उपन्यास माना है। इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है ना। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास अंगूठी का निगाह, नगीना, तरुण तपस्विनी, कटुरवासिनी या कुटीर वासिनी, लवंगलता, आदर्शवाला, ये लवंगलता के बारे में पूछा जाता है अक्सर इनका। प्रेमचंद जी का उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान है। तो बहुत अच्छी जानकारी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। हरिया हरकुलिस की महारानी, कसब, सोनामाटी, कौन हूँ मैं। तो मनोहर श्याम जोशी की जो रचना नहीं है वह सोनामाटी नहीं है, बाकी ये इनकी तीनों रचनाएं इनकी हैं। देखते हैं ये किसकी है। सोनामाटी 1983 में मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, ये विवेकी राय का उपन्यास है। ठीक है, इसको याद रखिए, ये भी अक्सर पूछा जाता है। इसमें गाजीपुर बलिया के बीच करेल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। हरिया करियोकुलिस की हैरानी, कसब, कौन हूँ मैं, ये मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास है। हरिया करियोकुलिस की हैरानी 1994 में कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन पर के चित्रण है। कसब में क्या जाने में 1987 की प्रेम कथा है। और कौन हूँ मैं 2006 में प्रसिद्ध भूवाल सन्याल के केस पर आधारित है। तो बहुत अच्छी जानकारी हर उससे आपको मिल रही है क्वेश्चन से। ये नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसी से संबंधित आपको जानकारी दी जा रही है, चारों से ही संबंधित आपको जानकारी मिल रही है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युगम अशुद्ध है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, अंधेरे के जगनू रांगे राघव, वे दिन निर्मल वर्मा या करवट राजेंद्र यादव। तो इसमें हम बताना है कि युगम अशुद्ध है, यानी कि जो इसमें युगम सही नहीं है वह बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर जा रहा है करवट से। तो इसका जो करवट है, इसमें देखते हैं करवट जो लिखा गया है उपन्यास वह अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। और बाकी के आपके सही हैं ये सारे मैच, तो देख लेते हैं। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव पूछा जाता है, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल और वे दिन निर्मल वर्मा का भी जरूर पूछा जाता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखित में एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है, बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर देखते हैं इनके द्वारा लिखा कौन सा उपन्यास है। मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, सात नदियाँ एक समंदर, टेराकोटा। तो नासिरा शर्मा द्वारा लिखी जो है सात नदियाँ एक समंदर है। तो इसकी डिटेल हम चेक करते हैं। सात नदियाँ एक समंदर नासिरा शर्मा द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षावट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, अजनबी जरीरा, बहिश्ते जहीरा आदि है। वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र का उपन्यास है। इनके उपन्यास उतरती धूप, लाल पीली जमीन, धीरे समीरे, तुम्हारी रोशनी में वैसे ही आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। मैला आंचल में है, दिलतपा में है, पलटू बाबू रोड में है, जुलूस में है। तो ये जो है जुलूस में दिखाया गया है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में बनता है। चलिए डिटेल चेक करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के जुलूस 1965 उपन्यास से पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। मैला आंचल 1954 में पुण्य जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। और दीर्घतपा 1963 में भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। तथा पलटू बाबू रोड 1979 में पुण्य जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन का चित्रण है। तो फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित मुझे लगता है बहुत ही अच्छी जानकारी चारों उपन्यास से संबंधित आपको मिल गई है। और आपको ये याद भी रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या बन रहा है। 27। प्रेमचंद शताब्दियों से दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उत्कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। आपकी जानकारी के लिए बता दें ये प्रश्न एक बार यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है दोबारा से आपसे पूछा जाए। प्रश्न ये अच्छा है। तो इसके थे उत्कथन ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डिटेल चेक करते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है।
त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी, गीतांजलि श्री, अज्ञे, मन्नाल पांडे। अब ये जो त्रिशंकु है ये कहानी संग्रह तो मन्नू भंडारी का है, लेकिन अज्ञे का भी त्रिशंकु है। क्या है उनका बताइए? काव्य संग्रह है, उपन्यास है, नाटक है या कहानी संग्रह है? क्या है? इनका भी है एक त्रिशंकु, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तो आपको बता दिया जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं इसकी डिटेल। त्रिशंकु 1978 कहानी संग्रह के रचनाकार मन्नू भंडारी हैं, जिनका अभी हाल में स्वर्गवास हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी इनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन ये प्रश्न नहीं बनेगा आपका। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य के हम स्टूडेंट हैं तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। देखते हैं आगे। अन्य कहानी संग्रह में हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, गीतांजलि श्री की कहानी संग्रह अनुगुंज, वैराग्य, अज्ञे की कहानी संग्रह देखिए आपको मिला यहाँ पर। विपदगा, कोटरी की बात, जयदोल, अमर वल्लरी, इनके तो मुझे लगता है सभी इंपॉर्टेंट है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, वल्लरी भी है, ठीक है। ये तेरे प्रतिरूप, शरणार्थी भी है, परंपरा भी है, ये सबके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। मन्नाल पांडे का कहानी संग्रह दरमियान, शब्दभेदी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत, त्रिशंकु अज्ञे जी की आलोचना विधा की रचना है। पता चल गया ना? तो ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, और ये हमें कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जाम में ज़रूर आता है, 100% पूछा जाता है। तो त्रिशंकु याद रखिएगा, अज्ञे की आलोचना विधा की रचना है, और त्रिशंकु जो है मन्नू भंडारी का क्या है? उपन्यास है ना? नहीं सॉरी, कहानी संग्रह है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। ये आपका लास्ट प्रश्न है और इसका आप मुझे जो है कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? पीली आंधी, डाक बंगला, किजने पाकिस्तान या फिर चौखट? इसका आप आंसर सोच के रखिए। अगर आपको नहीं पता है तो सोच के रखिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, और विद एक्सप्लेन यानी कि पूरी व्याख्या के साथ आपको इसका आंसर बताया जाएगा। तो तब तक क्या करना है? हिंदी मिरर के साथ बने रहना है, और क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और प्लस कमेंट भी ज़रूर करना है। कोमल लड़की है, उसका काफ़ी मैसेज आते आते हैं मेरे पास, और जो है लाइक शेयर भी करती है, कमेंट भी ज़रूर करती है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें रेस्पॉन्स मिलता है। अगर आज ही जुड़े हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। अब हिंदी मिनट की तरफ से आपको हिंदी की फुल टू तैयारी कराई जाएगी, और अगर आपने कर रखी है तो रिवीजन तो सुपर फास्ट चलेगा ही। बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और अपना प्यार और साथ हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही बनाकर रखना है।